I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कि हर सत्र का एक वो परमानेंट फीचर हो गया कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इनके बीच में एक हाई वोल्टेज टकराव जरूर होगा जब भी सत्र होगा आरंभ। और ये रवायत इस शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूरी हो गई। आप पुराने सत्र उठाकर देख लीजिए, हर सत्र के आरंभ में ऐसा कोई न कोई विषय आया जिसमें अखिलेश यादव जी खड़े हुए, उन्होंने कुछ तीखे आक्षेप लगाए और उनका उत्तर देने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी खड़े हुए। और फिर वो जो एक सियासी टकराव दिखा, तब प्रदेश के सबसे बड़े दो राजनीतिक दलों के सबसे बड़े चेहरे वाक युद्ध में उलझे और सदन का पटल हो तो स्वाभाविक है उसकी गूंज और अनुगूंज दूर तक जाती है। आज भी सदन में अखिलेश यादव ने तमाम आरोप जड़े योगी सरकार पर। उनका बड़ा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर रहा, अस्पतालों पर रहा। इसे और स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके बीच में भी टकराव हुआ। लेकिन अखिलेश यादव स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर किसान के मसले, बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम विषयों पर उन्होंने आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी छोड़िए, किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। ये तमाम आरोप जब उन्होंने जड़े तो स्वाभाविक है इसका उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े होंगे। और मुख्यमंत्री जब खड़े हुए तो उन्होंने भी सिलसिलेवार ढंग से उतने ही आक्रामक अंदाज में पलटवार किए। हालांकि मुख्यमंत्री आज एक सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे उन्होंने लालजी वर्मा के लिए कहा कि इधर होते तो कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, उधर क्या मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव का लहजा हमेशा की तरह तीखा था और तंज से भरा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के उपलब्धियां गिनाई, कोरोना से लेके और दिमागी बुखार तक सबसे कैसे सरकार निपटी। और सपा पर आरोप लगाया कि ये तो हंगामा करने वाली पार्टी है, ये वही पार्टी है, वही नेता है जो कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ भी देश में दुष्प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे ये मोदी वैक्सीन है, लगवाना नहीं। योगी का बाद में दुनिया भर में सिद्ध हुआ कि भारत की वैक्सीन सबसे बेहतर और सर्वोत्तम वैक्सीन रही। यहां से टोन सेट हो गई। हालांकि सत्र बहुत लंबा नहीं, 4 दिन का ही सत्र है, लेकिन सबसे बड़े दो महारथी आज आपस में टकरा के उन्होंने टोन सेट कर दी सदन की।
एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में संवाद और विमर्श सदन के भीतर सहज तनाव मुक्त ढंग से नहीं हो सकता? बात कही जाए लेकिन उसमें तीखापन थोड़ा कम हो तो भी बात वजनदार रहती है। क्या उत्तर प्रदेश उस राजनीतिक संस्कृति को छोड़ चुका है पीछे जो पूर्व में रहती थी? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सदन के भीतर का टकराव, नेता इस सत्य को जानते हैं कि ठीक है ये टकराव है, विषयों को लेकर हो गया, उसके बाद हाथ मिल गया, लेकिन ना जब कार्यकर्ता देखता है ना अपने सर्वोच्च नेता को दो दो हाथ करते हुए, तो वो नीचे तक डाउन द लाइन जो मैसेज जाता है वो नीचे तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में कटुता पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। एक बड़ा सवाल, हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस आज के विषय पर, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलाएं। राष्ट्रपति जी को बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए, तो उनको पूरे प्रदेश की चिंता ना मुख्यमंत्री। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है, और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। पोस्टर्स पर लिखी पंक्तियां और तख्तियों पर लिखी विरोध की तकरीरें। तस्वीर देखिए, हंगामा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। हालांकि सबके बीच योगी सरकार ने भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश कर दिया। वैसे तो सूबे के लिए तमाम संभावनाओं का सत्र है ये शीतकालीन सत्र, लेकिन शुरुआत के 2 दिन सरकार और विपक्ष के बीच अच्छा खासा दंगल देखने को मिला। 2024 के चुनावों से पहले यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट में आस्था, विकास और सुरक्षा का समागम बनाने की कोशिश की। इस अनुपूरक बजट से ठीक पहले करीब 25 प्रस्तावों पर योगी सरकार ने मुहर लगाई कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, वह सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। सरकार की तैयारी पर विपक्ष के वार भी कम भारी नहीं दिख रहे। कानून व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दे तक विपक्ष ने चुन चुनकर तर्कश में तीर सजाए हैं। सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ही सरकार पर तीखे प्रहार किए। यहाँ तक के सदन के अंदर अखिलेश यादव की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से नोक-झोंक तक हो गई। व्यापार के बारे में बात न करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? बहरहाल सूबे की तमाम उम्मीदों का ये वो कारवां है जो अनुपूरक बजट के जरिए अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का काम करेगा। सरकार ने 28,760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 1946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए। नई योजनाओं के लिए
7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। लेकिन सदन में वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम के बीच तकरार हर सत्र में खुलकर सामने आती है। तो सवाल ये भी है कि आखिर सदन में हंगामा क्यों बरपा है। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। सदन में हंगामा क्यों बरपा है? स्वाभाविक है, जब हंगामा होगा तो विमर्श नहीं होगा, संवाद नहीं होगा। संवाद, विमर्श और हंगामा ये दो विपरीत चीजें हैं। हंगामा में न्यूज हेडलाइन तो बन जाती है, लेकिन मूल विषय नेपथ्य में चला जाता है। मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान साहब का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, RLD के प्रवक्ता। रोहित जी का स्वागत है। तमजीद अहमद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद भाई का बहुत बहुत स्वागत। ओपी सिंह जी, अच्छा, एक जैसे होता है ना, पहले सिनेमा घरों में पिक्चर में जनगण मन भी होता था क्या? अब तो शायद नहीं होता। मैं तो खैर बहुत समय से गया भी नहीं सिनेमा हॉल। वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्रों में एक रवायत हो गई कि भाई जब भी सत्र होगा तो एक बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का हाई वोल्टेज टकराव होगा जरूर। क्या एक फरमाइशी प्रोग्राम टाइप का मामला है, वो होगा हर सत्र में। इस सत्र में भी बिस्मिल्लाह हो गया। क्या बिना तीखेपन के सामान्य ढंग से और बेहतर विमर्श नहीं हो सकता लोकतंत्र में? ओपी सिंह जी। अफ्ताब जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ना पहली बार ऐसा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से हंगामा वाली पार्टी यानी समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे पर, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा हो या कोई भी उत्तर प्रदेश के रचनात्मक मुद्दा हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हंगामा करना, तीखापन, तंज और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो नहीं लगता कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री का ये भाषा है, कोई यह सवाल है। हम कहते हैं आप प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, आपको जनता की समस्याएं उठानी चाहिए, ये स्वाभाविक है और सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि विपक्षी दल का नेता जो सवाल उठा रहा है हम उसका जवाब दें। ये जरूरी है कि विपक्षी अखिलेश यादव जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बिजली, किसान, सारे मुद्दों पर सवाल करें और करते भी हैं, लेकिन जिस तरीके से अनाप सवाल बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, मैं सुन रहा था, स्वास्थ्य की हालत बड़ी खराब है। भाई ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती होगी कि आपकी सरकार में स्वास्थ्य अच्छा था कि हमारी सरकार में स्वास्थ्य अच्छा था। ये जनता जानती है कि सरकार ने जब से शपथ लिया उसने एक संकल्प लिया कि प्रत्येक जनपद में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जिला अस्पताल की बात छोड़िए, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और अफ्ताब जी, उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज 59 जनपदों में काम कर स्वर्णिमाधीन है। बिजली की बात करते हैं, अफ्ताब जी आप भी नागरिक है, एंकर के साथ नागरिक है, हम भी नागरिक उत्तर प्रदेश के। क्या लोग भूल गए कि जब इनकी सरकार थी तो केवल 4 जिलों को VIP समझ करके मिलता था, या जो कैबिनेट मंत्री बहुत भारी भरकम इनका सहयोगी होता था उस जनपद को बिजली मिलती थी। हमें याद है कि हम जौनपुर के रहने वाले हैं, भदोही को बिजली मिलती थी, हमको बिजली नहीं मिलती थी। सैफई, कन्नौज, बदायूं और आपका जो है मैनपुरी में बिजली मिलती थी,
पूर्वांचल में भी आज बिजली 24 घंटे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज लोग ये कहते हैं कि जनरेटर का व्यापार बंद हो गया, इन्वर्टर का व्यापार बंद हो गया। 24 घंटे बिजली मुख्यालय पर मिल रही है, 20 से 22 घंटा जो है आपके तहसीलों पर मिल रही है, 18 से 20 घंटा मिल रही है। जिन किसानों के लिए हाय तौबा करते थे, किसान रात में, जाड़े की रात में टुकटुकी लगा के बैठे रहते थे कब बिजली आए और कब हम खेतों में जाए। वही किसान यूरिया और डाई लेने के लिए लाठियां खाता था और पत्थर रख के जाता था 5 बजे भोर में। ठीक है ओपी सिंह जी, दोबारा में आते, ठीक बात है। अब साथ ही जी दोबारा में आते, दोबारा एक बार सबको बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आता हूं। तारिक खान साहब, सवाल अच्छे हैं, होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन एक सामान्य धारणा है कि अखिलेश जी गुस्से में क्यों रहते हैं? नहीं, कोई ऐसा कारण तो है नहीं। ये तो लोकतंत्र एक दिन का काम तो है नहीं। ये तो जब तक जिएंगे तब तक राजनीति करनी है। राजनीति में तो रिटायरमेंट है नहीं भगवान की दया से। तो गुस्सा एक आध दिन का मसला हो तो चलो कुर्ता समेट भी लो, सहज रूप से भी राजनीति हो सकती नहीं। एक परसेप्शन बन रहा है कि अखिलेश जी हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। आज भी वो और ब्रजेश पाठक टकरा गए, फिर मुख्यमंत्री जी से टकरा गए, बोले भाई आप MBBS हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि अपनी बात रखते हैं और उनका अपना एक तरीका है, और हर नेता की एक शैली रही है कहने की, बात को रखने की। ओपी सिंह साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, जैसे विधानसभा में देते हैं इनके नेता। 0 यूनिट बिजली प्रोड्यूस की उत्तर प्रदेश, ये अचीवमेंट है। मैनिफेस्टो में वादा किया कि किसानों को फ्री बिजली देंगे, नहीं दिया, ये इनका अचीवमेंट। कितनी यूनिट बिजली बनाई आप? 0। और बिजली तो बहुत पहले से 24 घंटा मिल रही है, ये झूठ ना बोला करें यहाँ पर। इनकी बात का जवाब हो गया, क्योंकि बहुत दुनिया भर की बात बताई। मैं कह रहा हूँ अब मेनली आपका मुद्दा ये है विधानसभा का ना, 1300 कुछ विधायक है, 1340 विधायक है बीजेपी के। एक तो पहले मेरा सवाल है कि बीजेपी क्या टूट गई है? बीजेपी यूनाइटेड है ना। बीजेपी बिहार बीजेपी बा नहीं होगी, और बीजेपी उत्तराखंड, बीजेपी झारखंड, बीजेपी झा नहीं, जैसे कांग्रेस टूटी OL में कैसे टूटी। तो यहाँ आचरण की बड़ी बात हो रही है। अभी बीजेपी के विधायक बिहार में लात भूसा चला रहे थे, 10 नवंबर को लात भूसा चलाया है। उनका आचरण नहीं देखोगे, दूसरी भाजपा है। यहाँ पर नियमवाली लेके आ रहे हैं। नियमवाली ये कहती है कि 90 दिन चलना चाहिए। एक साल में कितने दिन चलिए पता है? एक साल में 17 दिन। हम लोग उत्तर प्रदेश के विधायक जाए नेपाल, और नेपाल के सदन में पूछे कि यहाँ पर बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कहाँ जाए? नेपाल कि चाइना जाए चिंपोंग के पास कि भैया हमारी विधानसभा में बड़ी समस्या है, सुन लो प्लीज। अरे यार क्या बात करते हैं? 90 दिन का प्राविधान, कानून और नियम की बात करते हैं ये लोग, धज्जियां उड़ाते हैं। नियमावली में प्राविधान है कि 90 दिन चलनी चाहिए। प्रति एक विधायक की अपनी समस्या है। 4 से 5 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो विधायक। कहां जाकर पूछे सवाल? किसके पास जाए? कहां सर फोड़े? अपना जगह बता दो, वहीं फोड़ ले सर जाके। कहां फोड़े सर? विधानसभा जहां सर फोड़ता है, जहां पर भोभर हो रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लोकसभा मुझको संरक्षण दे पाएगी सोमनाथ जी? वो संरक्षण देने की जगह थी जनता की भी, और असेंबली है विधायकों की संरक्षण देने की। तो जब वो बेचारे अपना सवाल नहीं पूछ पाएंगे, टाइम नहीं दोगे, और बिहार में लात भूसा चलाएंगे तुम्हारे विधायक, और यहाँ आचरण की बात करोगे कि नियमावली ले कि बैनर पोस्टर नहीं लेके आएंगे। इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। 2 मुंह है, ऐसे घूमे तो दूसरा और इधर घूमे तो दूसरा, 2 मुंह हैं ये लोग। क्यों? अभी झारखंड में इतना विरोध किया आप लोगों ने, तमाम बवाल काटा विधानसभा के अंदर, बैनर पोस्टर क्यों? मैं कहता हूं कि क्या मुर्गा बनाएगी भाजपा अपने इन विधायकों को जो गलत आचरण कर रहे हैं बिहार में और झारखंड? बस इतना सवाल है। ठीक है। जो भी रीजनल पार्टियां होती हैं उनको अपेक्षाकृत ज्यादा स्वच्छंदता हासिल होती है, क्योंकि उनका स्टेक छोटा होता है। स्वाभाविक है जो नेशनल पार्टी होगी वो राज्य के हिसाब से रणनीति तय करेगी। ठीक, वो एक सी रणनीति कभी नहीं कर सकती, ना कांग्रेस ना भाजपा नहीं कर सकती। RLD कर लेगी, कांग्रेस सपा कर लेगी, बसपा कर लेगी।
राजभर की पार्टी कर लेगी। वरना तो हर जगह आपकी भूमिका विपक्ष में है, कहीं सत्ता पक्ष में है, कहीं समर्थक की है, कहीं मुख्य नियंत्रक की, अलग अलग भूमिकाएं इसलिए वो चलेंगी। जिस दिन सपा राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी उसको ये सत्य अपने आप समझ आ जाएगा, इसके लिए कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी वो रास्ता दूर है। मैं एक बात याद दिलाऊं, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, नारायण दत्त तिवारी, अरे रुको भाई, नारायण दत्त तिवारी के बाद से जहां तक मुझे स्मरण है, मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, मायावती रही 4 बार, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कभी 90 दिन नहीं चली, कभी नहीं चली, ऐसा मुझे जहां तक याद है। हो सकता है गूगल में इसका कुछ दूसरा उत्तर आ रहा हो। मेरा अपना इंप्रेशन ये है कि ये समस्या हर बार रही कि सदन के बैठकों का समय सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया। एक और दूसरी चीज जो तारिक खान ने नहीं कही वो मैं कह दूं, फिर रोहित अग्रवाल और अहमद साहब के पास चलूंगा। भैया हो सकता है मैं कागज लेके नहीं बैठा, आप बैठे हो, अच्छी बात है। दूसरी बात एक और भी, मायावती जी थी और अखिलेश जी थे, तब एक समस्या ये भी रहती थी कि मुख्यमंत्री की सदन में उपस्थिति बहुत कम होती थी। विधान भवन में होते थे फिर भी सदन में नहीं होते थे, ये भी शिकायत आती थी। ठीक, लोकतंत्र के प्रति सम्मान का एक बैरोमीटर वो भी है। रोहित अग्रवाल जी, इस आज का विषय तो है ही, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ उठापटक ज्यादा हो गई आज सुना, कार्यकारी अध्यक्ष ही चले गए, नहीं और दो लोग इस्तीफा दे गए, कुछ मसला गंभीर तो नहीं है? नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है अमिताभ जी? नहीं, मुझे क्या पता यार क्या होता है, तो आप जानोगे क्या उनको क्यों बनाया था जी? नहीं अमिताभ जी देखिए, आप जैसा सीनियर आदमी इस तरीके की बात करें तो बात नहीं समझ में आती। क्यों? अध्यक्ष के अभाव में जो आदमी काम करे वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। हमारे पास आज फुल बॉडी अध्यक्ष है। हमारे राम आशीष राय जी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, कार्यकारी अध्यक्ष का पद खत्म हो गया अपने आप स्वतः। अब उसके बाद आप 1 साल पहले के अपने पद को आज इस्तीफा में लिख दो तो उसका क्या मतलब है? अब आप पिछले चैनल में थे, उसका इस्तीफा आज लिख के दे दोगे तो मैंने अभी दिया है जी, तो इसका क्या मतलब है अमिताभ जी? मतलब, और दूसरी चीज क्या है, पार्टी के अंदर संगठन होता है, संगठन से चलती है, एक आर्मी होती है, इसमें लोग आते हैं और जाते हैं, पार्टी एक विचारधारा से चलती है, कोई एक व्यक्ति से थोड़ी ना चलती है कि कोई 2-4 व्यक्ति जाके इस्तीफा दे दिए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने की उनकी इच्छा हो गई तो वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद उससे हमारी पार्टी को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अरे हजारों आदमी ज्वाइन कर रहे हैं अमिताभ जी, हजारों आदमी रोज ज्वाइन कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के अंदर अपना विश्वास को रखते हुए। मतलब ये बात का कोई मतलब नहीं है डिबेट में अमिताभ जी। नहीं, हम बताएंगे, पहले आप बात कर लो, अभी हम बताने लगेंगे तो फिर आप नाराज हो गए, कहोगे हमें बोलने नहीं दिया। पहले बोल लो, फिर हम बताएंगे मतलब क्यों है, फिर हम समझा देंगे आपको, आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। पहले बात बोल लो, फिर मैं बता दूंगा सवाल मैंने क्यों उठाया, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा जी। हाँ अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, ये प्रकृति का नियम है जी। जो संघर्ष नहीं कर पाता, राष्ट्रीय लोकदल एक लंबे समय से विपक्ष के अंदर है, 2007 से उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र के अंदर विपक्ष के अंदर है। जो आदमी संघर्ष नहीं कर पाता, जिसको सत्ता की मलाई चाहिए, वो पार्टी का दामन छोड़ के चला जाता है। और अब ये बात साफ हो चुकी है कि राष्ट्रीय लोकदल तथास्थ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने के लिए। ये माननीय जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय लोकदल है, जिसके अंदर कोई भी दल बदलने की संभावना नहीं है, जिसमें किसी भी गठबंधन की संभावना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अब जिन लोगों को ये संभावनाएं कभी तलाशने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग अब स्वाभाविक है कि उनको घुटन होने लगेगी और वो चले जाएंगे। और जाने वाले को किसी ने रोका नहीं अमिताभ जी, ये हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जाने के 100 बहाने होते हैं जी, है ना? तो जिसको जाना है वो अपने बेटा अपने बाप का घर छोड़ के चला जाता है, कहता है कि हमको आप कम प्यार करते हैं, बड़े वाले को ज्यादा करते हैं। ठीक है रोहित बाबू, बिल्कुल ठीक है। मैं मजीद साहब के पास, तमजीद अहमद साहब के पास चलूँ, उससे पहले एक बात कहूँ, हमारे भाई रोहित जी ने कुछ बातें कही, उस पर मैं 1-2 बात कह दूँ। भाई आज सुबह तक जो आदमी आपका वर्किंग प्रेसिडेंट था, एक्टिंग प्रेसिडेंट अलग होता है, वर्किंग प्रेसिडेंट अलग होता है। एक्टिंग अलग चीज शब्द है और वर्किंग अलग है? कांग्रेस प्रेसिडेंट अलग थे, अर्जुन सिंह वर्किंग प्रेसिडेंट थे, इसलिए ये ना कहिए कि जब वो नहीं होता तो आप बना ना, गलत जा क्या है। एक और जिसको प्रदेश अध्यक्ष एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया स्टेट का, वो कहीं मूंगफली तो बेच नहीं रहा होगा कि जहां जयंत बाबू उठा लाए, बोले मूंगफली ना बेच चल,
तू प्रेसिडेंट बन जा, ऐसा तो होता नहीं। आज गरीब ने छोड़ी पार्टी, बोले ये चिरकुट था, इसकी हैसियत क्या थी, ये मलाई चाट रहा हो, क्या चाट रहा, बता दिया, बोले हम लोग राष्ट्रीय हैं। अरे भाई आप अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन ये तो बताओ अभी दोपहर तक ये आदमी आपका वर्किंग अध्यक्ष था, आप सबको नोटिस इशू करने की हैसियत में था, आज बता रहे बोले ये तो मलाई चाटने वाला है। तो ये बात पहले पता थी तो आप ही निकाल देते। एक मैं हमेशा सब पार्टियों से कहता हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। आपका अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष गया, बोले ये भी चपरासी था, बोले ये भी चपरासी था, ये भी लालची था, ये चाट रहा था, ये के पाट रहा था, इसमें क्या भाषा है। कल तक ही आपके रिश्तेदार थे। भाई ऐसा ना कहो। अगर बुआ की शादी की और किसी को फूफा बोला तो फिर फूफा तो मानो, शादी चले या न चले। फूफा को चपरासी तो ना बताओ, ये एक विषय है, इसको सोचना सब लोग सोचना चाहिए, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा। भाई जयंत जी की पार्टी, जयंत की पार्टी कोई हमको बता रहा था कि 21 बार अलायंस कर चुकी है अलग अलग, ठीक ना। तो क्या हम ये कह देंगे भाई ये इस परिवार के पास कुछ नहीं बचा, ये मलाई चाट रहे, नहीं ना। सियासत है, चलने दीजिए। इसलिए मैंने कहा मलाई के लिए तो सब आए हैं भैया, और मिट्टी खाने कौन आया है। ठीक है रोहित बाबू रुक जाइए, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। अहमद साहब, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा। रिपोर्ट देख रहा था कि जो विधान भवन में जो केबिन आपकी पार्टी को दिया गया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की पार्टी, जो केबिन दिया गया, कमरा केबिन, अच्छा कमरा तो आपका बताइए, ऐसा हो गया आपका कमरा तोड़ के सपा कार्यालय में मिला दिया है। और आपको जो केबिन दिया उसमें मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई साहब इसमें तो हम फोटो भी नहीं लगा सकते अपनी नेताओं की, इतना छोटा केबिन है और इसमें शौचालय की भी सुविधा नहीं है। क्या से क्या हो गए देखते देखते अहमद साहब। नहीं अमिताभ जी नमस्कार। देखिए जी, और सबको मेरा नमस्कार जी। देखिए अब राजनीति में इस दौर में चल रही है कि तानाशाही व्यवस्था कायम है, तो आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। एक टाइम वो भी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राम मनोहर लोहिया जी को हराते थे और उनको राज्यसभा में लेके जाया करते थे ताकि एक विपक्ष की आवाज मजबूत रहे। वो चाहते थे कि सवाल विपक्ष उठाए। एक टाइम ये भी था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद बताया था कि उनको किस तरह से राजीव गांधी जी ने यूनाइटेड नेशंस इस वजह से भेजा तक की कि उन अपना इलाज करा सके। तो आप इस नैतिकता का वो इस वक्त वो चीज तगाजा नहीं है। इस वक्त तो सीधा जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था कायम की जा रही है तो उस पर बहुत उम्मीद मत रखिए। और हमें इस चीज पे कोई दुख भी नहीं है कि हमारा कमरा छोटा है या बड़ा है या क्या है क्या नहीं है, उसका जवाब जनता देगी। अभी 2 राज्यों में चुनाव इससे पहले आ रहे, 5 राज्यों में फिर आ जाएंगे, तो हमें उसका कोई दुख भी नहीं, क्योंकि हम लोग सड़क पे रहने वाले लोग हैं। सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सदन की हालत तो आप देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की हालत हो चाहे विधानसभा की हालत हो, धीरे धीरे ये सदन चलाना बंद करना चाह रहे हैं। ये चाह भी नहीं रहे हैं कि विपक्ष कहीं पे भी सवाल उठा सके। इनकी विचारधारा में नहीं है और इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विश्वास भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन चूंकि अब हम लोग सड़क पे उतर चुके हैं, जनता के साथ हमारा संवाद सीधा बन चुका है। 2 राज्यों में भी ये चुनाव हार के आए हैं, 5 राज्यों में फिर हारेंगे चुनाव। उसके बाद फिर से इनकी आंखें खुलेंगी, शायद खुले ना खुले वो उनका प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता के आप बात कर रहे हैं वो ऐसी उम्मीद अब मत रखिए। ये अलग तरह। लेकिन अहमद साहब एक मिनट, अहमद साहब एक इसमें 2 मेरे संशोधन है जो मैं पेश करूंगा। क्या आपने कहा इनसे अब वो नाते रिश्ता व्यवहार की उम्मीद ना करो, आपने उदाहरण दिए। मेरे पास भी एक उदाहरण है। मुलायम सिंह यादव जी को भारत का सर्वोच्च द्वितीय स्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वाजपेयी की सरकार ने दिया। क्या आप कह रहे ये लोग तो कुछ नहीं कि सब तानाशाही फैला रहे हैं? दिया ना भाई, जो कल्याण सिंह जी को दिया वही मुलायम सिंह जी को दिया। नाता रिश्ता तो निभाया एक। और दूसरा, एक मिनट रुक जाओ, आपने बात कही, मुझे भी अधिकार है बात कहने का, भाई साहब तो नहीं करो कि मतलब है। और दूसरा, या क्या ये ज्यादा रिश्तेदारी, जब नई रिश्तेदारी हो, जब नया रिश्ता जुड़े तो दोनों तरफ से ये ख्याल रखा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा
रिश्ता चले, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। एक रास्ता ये नहीं बन सकता था कि भाई कांग्रेस का दफ्तर तोड़ के हमारे न मिलाया जाए। ये बड़ा दिल आपके सहयोगी दिखा देते इंडिया में जो हैं समाजवादी पार्टी वाले, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बच जाती। इनने कहा ना तोड़ दो, सोफा वोफा भी सब इधर डाल दो लाके इनके। जी वो ऑफिस ना भी देते तो भी हम इसको मुद्दा ना बनाते कि हमारा ऑफिस भी गायब कर दिया है, क्योंकि कल मैं सुन रहा था, नहीं भैया, मैं कल सुन रहा था आपके ही नेता ऑफिस में बैठे थे, वो कह रहे थे कि बताइए ऐसा कमरा, ऐसा केबिन दिया है, पोर्टा केबिन, जिसमें शौचालय तक नहीं है। किसी का पेट खराब हो, कोई बात हो, पार्टी में काम करे, कैसे क्या करेगा, और फोटो लगाने तक की जगह नहीं, ये कह रहे थे वो लोग। जी ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन विषय यहाँ दूसरा है जी। हमारा कमरा छीन लिया, राहुल जी का मकान छीन लिया, तो उससे क्या हो गया? राहुल जी की सदस्यता छीन ली, राहुल जी का घर छीन लिया, तो क्या हमने राजनीति छोड़ दी? हमें तो संघर्ष करने के लिए और एनर्जी दे देते हैं ना। ये हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती है ना, तो हम लोगों को इससे कोई इनसे उम्मीद है किसी तरीके की। लेकिन ये जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से बदले की राजनीति कर रहे हैं, इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। राहुल जी की सदस्यता छीनी, राहुल जी का बंगला छीना, राहुल जी ने संघर्ष किया सड़क पे, और हम सत्ता में 2 राज्यों में सत्ता में और 5 राज्यों में सत्ता में आने जा रहे हैं। तो जनता इनको जवाब देगी जिस तरीके की बदले की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, बड़ा सवाल ये है कि जिस मुद्दों को लेकर ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है, उस मुद्दे पे थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल करिए। ये अनुपूरक बजट ला रहे हैं किस लिए? दीपावली में सिलेंडर देने के लिए। क्या ये बजट पहले नहीं आ सकता था कि पिछली दीपावली पे सिलेंडर दे सके? ये लैपटॉप 40 लाख देने के लिए बात कर रहे हैं कि अनुपूरक बजट लेके आएंगे। क्या 40 लाख का बजट पहले नहीं ला सकते थे? क्या नलकूप की जो सिंचाई थी, जो माफ करने की बात कर रहे हैं कि हम माफ करेंगे, ये पहले नहीं कर सकते थे? 7 साल से सत्ता में है। ये समझिए कि ये फिर से एक बार बेवकूफ बनाने का प्लान कर रहे हैं जनता को। ये इस वजह से अनुपूरक बजट के नाम पे, चूंकि लोकसभा चुनाव सर पे है, तो एक बार फिर से ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ गई है, दीपावली अभी गुजरी है और अगले साल दीपावली के लिए बजट ला रहे हैं कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो कौन इन पे विश्वास करेगा? ठीक है अहमद साहब जी, अहमद साहब, तो मुद्दा ये है, मुद्दा मकान नहीं है अमिताभ जी हम लोगों के लिए कि छोटा सा कमरा है, बड़ा सा कमरा। मुद्दा ये है कि जनता को ये जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे जनता भरमाएगी नहीं। ठीक रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जनता समझ रही है, जनता जवाब देगी। इस बात के लिए तो जनता के जवाब की ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या जनता का जवाब आप लोग नहीं बता सकते अपने मन माफिक। 3 तारीख को कुछ जवाब जनता देगी, फिर 24 में पूरा जवाब देगी। वहीं से हमको भी जवाब समझना पड़ेगा, वहीं से आपको भी। भैया ओपी सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी आपने कि बताइए इतनी पुरानी बड़ी बूढ़ी पार्टी को आपने विधान भवन में है कमरा से हटा केबिन दे दिया। अमिताभ जी, अभी मैं सबकी बातें सुन रहा था। 2014 से जनता अच्छी तरह से हर चीज को समझ भी रही है जी, और ठीक ठाक जवाब भी दे रही है। ये बात और है कि किसी का 9.5 साल से टेप रिकॉर्डर वही पुराना बज रहा, किसी का 6.5 साल वाला टेप रिकॉर्डर बज रहा। अखिलेश यादव जी गुस्से में तो रहते ही हैं, अहंकार में भी रहते हैं। ये हर लोग चलते कि मैं 6.5 साल पहले मुख्यमंत्री था, अब जनता ने हमको विपक्षी नेता के तौर पर स्थापित किया। मैं मुख्यमंत्री नहीं। समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम तो 24 घंटा बिजली पहले से दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए अवतार जी, ये बात जब जनता सुनेगी तो 2024 में क्या जवाब देगी?
फ्री है और गरीब का इलाज हो रहा है, और हम 10 करोड़ जनता, 2-4 लाख नहीं, उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, ये कहेंगे किसी को नहीं दे रहे, तो जनता उसको समझेगी तो सबका जवाब दे रहे हैं। तो और हमारे कांग्रेस के साथी ने आरोप लगाया कि साहब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी तानाशाही पार्टी है, देश के 75 की इमरजेंसी से बड़ा तानाशाह न कोई प्रधानमंत्री हुआ न होगा, वो व्यक्ति हमको बता रहा है। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाती कि भैया जब हम थे 400 थे तो 400 थे, आज हम 40 है, और उत्तर प्रदेश में सीट मांगने के लिए अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय मतलबी पार्टी से टिकट मांग, उनका लगता है कि हम गांधी परिवार हैं, इसलिए सारे मानक, चाहे वो घर का मानक हो, चाहे संविधान का मानक हो, उनके पद का मानक हो, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक कितना बड़ा कमरा लेंगे, कौन सा चलाएंगे, जिसकी जितनी कहते हैं ना भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया समाजवादी पार्टी 111 है तो उसको हाल मिल गया, आप 2 हो तो आपको छोटा मिल गया। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि मानक के हिसाब से गांधी परिवार को भी सुविधा मिलती है, लेकिन कहा नहीं, वो हम गांधी परिवार चुकी है, इसलिए हमको वो सुविधा मिलनी चाहिए जो राजा रानी की तरह हमको देश की आजादी से मिलता चला। ठीक है ओपी सिंह जी। दूसरी बात यह है कि मेरा यह कहना ताप जी कि जितने आरोप आप लगा रहे हो, यही आरोप तो 2014 से चुनाव में जनता के बीच में भी जाके लगाते हो, सिलेंडर नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं ठीक दिया, और बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की दुर्गति है, गन्ना का, अरे यही नहीं कहते हो। लेकिन हमारी सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक वर्ष देती है और प्रत्येक विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर बताते हैं, वो बताते हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। मैं मेरा तारिक खान जी, अभी रुकना होगा भाई, रुकना होगा। मैं तारिक खान साहब बात, तारिक खान, बीजेपी जो मूल बात कहने की कोशिश कर रही है, जो मैं समझ रहा हूं वो ये कि भाई 14 और 19 लोकसभा और 17 और 22 विधानसभा उत्तर प्रदेश, मुद्दे तो वही है जो आज अखिलेश जी ने सदन में बोले, यही मुद्दे कि भाई सड़क में गड्ढा है, अस्पताल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कमरे बिस्तर नहीं है, बिजली कम है, किसान की समस्या है, नौजवान की समस्या, यही मुद्दे 14 में भी थे, 19 में भी थे, 17 में भी थे, 22 में भी थे। और 4 बार इन पर जनता का, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले, 4 बार जनता का रेफरेंडम आया। तारिक खान साहब, मुद्दे तो कमोबेश यही रहे। हाँ ठीक है। हाँ, एक मेरा इसमें एक सवाल है छोटा सा, आवाज आ रही है मेरी? जनसंघ शायद 51 में बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी, तब उनकी पार्टी ने शायद 743 या 400 सीट थी, 250 सीटें जीती थी, और वही टाइम सत्ता में आ गए थे। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती अमिताभ भाई? विपक्ष की इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए। आज डिसरिस्पेक्ट करते हो जनता के मैंडेट को, करोड़ों वोट दिया हमको विपक्ष में बैठाने का है, और उसके बाद 500 सीटें जीतते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और उसके बाद अपनी पार्टी का विलय करके नई पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। तब कितनी सीट जीत लेते थे? 2.5 लाख या 403 में सारी 403 सीटें जीत लेते थे। घमंड का दायरा छोटा रखिए। हमेशा जो चिल्लाया करते हैं ओपी सिंह साहब कि जनता जवाब दे रही है, जनता ने आपको मुंह दिखाया है आपका आजादी के बाद से, हैसियत आपकी बताई थी आपकी पार्टी की, कभी 2 जिताया, कभी 6 जिताया। विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी नेता रहे करते थे, लेकिन ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते थे, यूएन तक भेजा गया उनको पक्ष की तरफ से। तो ऐसी बात कहना लोकतंत्र का अपमान है, राजनीति का अपमान है, और सारे महापुरुषों का अपमान है जो इनकी पार्टी से भी होकर गुजरे और हमारी पार्टी से भी होकर गुजरे। ये अहंकार दुनिया नहीं है जो अहंकार ये दिखाते हैं। पूरा भाषण 10 मिनट तक बोलने दिया सिंह साहब को, हमको नहीं बोलने देंगे आप, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उतना ही टाइम हमको भी दीजिए, मैं नोट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो भैया। सिंह साहब, विपक्ष को बराबर का हक सिंह साहब न देंगे, संविधान देगा। तो ये जो बातें, घमंड जो छलकता है, जो ये कहना कि तुम लगातार हार रहे हो, हम कहां कह रहे हैं जीत रहे हैं? हम कहां कह रहे हैं? हमको तो जनता विपक्ष में बैठाल रही है, लेकिन विपक्ष में बैठालने का क्या मतलब है?
कि तिरस्कार करोगे? जनता, वो विपक्ष का भी एक मैंडेट है, जैसे तुमको देती आई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी को 50 साल तक, फिर जब तुमने बनाई 80 में बीजेपी तब तुमको देती आई थी, वैसे अब हमको भी दे रही है। शायद कुछ कमियां रही हो जनता के प्रति हमारे अंदर, हम उन कमियों को खंगालें। आप भी खंगालते थे यार, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आप अहंकार की नदी में डुबकी लगा रहे हैं, निकलो बाहर, वरना ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती है। कहा जाता है जनता की बेत में इतनी आवाज होती है, बे बे चिल्लाओगे, 2 राज्य में चिल्लाए हो अभी, और अभी और चिल्लाओगे। ठीक है जी, ठीक बात। जनता का परिणाम जब जनादेश बिल्कुल नजदीक हो तब उस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। तो मुडेर पर बैठ जाइए ताकि जनादेश इधर उधर कुछ भी रहे तो कम से कम फेस सेविंग बची रहे, नहीं तो बड़ा घल्लू घारा हो जाता है। अब 3 तारीख में कौन, महीने 2 महीने तो बचे नहीं, फिर जनादेश आ जाएगा, फिर क्या होगा। और एक बात हमारे नौजवान साथी ने कही, तारिक खान ने, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक उन्होंने दृष्टांत दिया। हाँ ठीक बात है, लेकिन एक चीज आपको देखनी चाहिए, जब भी हम किसी संस्था का ग्रोथ देखते हैं, ठीक, उसने 0 से शुरू किया, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 होता रहा, ठीक, फिर 89 हुआ, ठीक, फिर 89 से 120 हुआ, फिर 120 से 272 हुआ, फिर 300 पार गया। इसको बोलते हैं क्रमिक विकास, ठीक। 400 प्लस से 44 हो जाने को बोलते हैं क्या, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। दोनों की प्रकृति में अंतर है, लोकतंत्र में, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम अब एवरेस्ट चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जितना पांव है उतना ही नापेंगे जमीन एक बार में पार। हम एवरेस्ट से ढुलक रहे हैं, दोनों में अंतर है, चढ़ने और ढुलकने में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, कम से कम जो नौजवान लोग हैं, ताकि तर्क रखें तो ऐसा रखें कि फिर जो उस वक्त उस फ्रेम में अद्भुत हो और अकाट्य हो। रोहित अग्रवाल जी, क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है? क्या विधानसभा में बिना तनाव, बिना तीखेपन के, बिना हमलावर अंदाज के, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष देखे, गोविंद बल्लभ पंत से लेके और आगे तक, सामान्य ढंग से भी संवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा लगे कि नहीं ये लोकतंत्र में संवाद कम हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे आप, हाय तौबा ज्यादा मच रही है, नहीं? देखिए अमिताभ जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार से आप चाहे सदन में बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा में बात कर लीजिए, चाहे आप सड़क पे बात कर लीजिए, सरकार सिर्फ कुचलना जानती है। अगर आप सड़क पे बात करिए तो बुलडोजर लेके आपके घर पे खड़ी हो जाएगी, है ना, जेल भेज देगी आपको। अगर आप सदन में बात करो तो नए नए नियम ले आती है, सब तख्ती नहीं ला सकते आप। हम विरोध दर्ज करने के लिए अगर हम एक लिख के कागज के ऊपर फ्लैशबोर्ड बना के हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में सरकार संवेदनशील हुआ करती थी, वो विपक्ष की आवाज सुना करती थी। विपक्ष है क्या? विपक्ष भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो कि हम नंबर इकट्ठा नहीं कर पाए तो हमने सरकार नहीं बनाई, हम विपक्ष में आ गए। हम भी जनता की आवाज हैं, और जनता की आवाज आप सुनेंगे नहीं तो हमें तो चीखना चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो जवाब देना है जनता को। वरना जनता के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे उसको कि अगर सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही तो आप क्या कर रहे थे वहां पे? उसके साथ क्या गलबगियां करें हम, कि सरकार के साथ की गलबगियां करें कि आओ भैया हमारी आवाज नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आओ हम तुम बैठ के जो भोजन करें साथ में। तो हमको तो अपना तीखापन तो दिखाना पड़ेगा ना, कि आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। हम अपने घर का मुद्दा लेके गए थे क्या? हम लेके गए थे क्या कि अखिलेश यादव जी लेके गए थे क्या कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में सब्जी नहीं है? हम जनता का मुद्दा लेके गए थे ना, कि किसानों को, गन्ने किसानों को मूल्य दो, जो आपने वादा किया था उस वादे को पूरा करो। हम युवाओं का मुद्दा लेके गए थे ना, कि अग्निवीर योजना एक धोखा है,
हम महिलाओं का मुद्दा लेके गए थे ना कि सुरक्षा दो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को। आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी, छोटा व्यापारी दुखी है, उसका व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। हम कोई अपनी बात थोड़ी ना करने गए थे व्यक्तिगत कि भाई मैं हमारी गाड़ी में डीजल नहीं पड़ पा रहा है। हमारी गाड़ी में तो डीजल पड़ ही रहा है, आप भी जानते हो। अभी मैं बोलूंगा तो आप खुद कह दोगे, सुना दोगे मुझे 2-4 वाक्य की मतलब पेट्रोल पंप ही डलवा दोगे आप तो हमारी गाड़ी में। तो देखिए अमिताभ जी, एक बात बिल्कुल साफ है, पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है। हमारी आवाज नहीं सुनोगे तो चीख चिल्ली तो करनी पड़ेगी ना। ठीक। रोहित जी ने कहा कि भाई कोई हम अपने घर का आटा मांगने तो गए नहीं थे सिलेंडर, ठीक बात कही उन्होंने। लेकिन हमने जो आ रहे हैं मतलब, लेकिन हमने जो, मैं सदन जैसा व्यवहार यहाँ नहीं होने दूंगा कि ऐसा लगे कि एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आए हैं क्या। अरे बात तो सलीके से भी कही जा सकती है। आप अकेले पैदा हुए हो लोकतंत्र समझने वाले। बोले नहीं, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, कुर्ता नहीं फाड़ेंगे और मैं नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। मधुलिमाई से लेके और जॉर्ज फर्नांडिस तक घास छील रहे थे सब। उनको समझ नहीं थी लोकतंत्र की। चंद्रशेखर, ये ज्यादा समझदार हुए सब। बोले हम जनता समझ रहे हैं, हम जनता को समझते इसलिए। अरे भाई साहब, कबड्डी खेल रहे हो क्या? क्या कॉलेज की लड़ाई है? बोला गुड्डू आजा, घेर रहे सारे को इसको। कैसा माहौल बनाना चाहते हो? ठीक नहीं। रोहित बाबू ने कहा कि व्यक्तिगत मामला, ठीक बात है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता, तारिक खान साहब, अहमद साहब, सब लोग इसमें अंदर से सब सहमत होंगे, ओपी सिंह जी भी होंगे, यहाँ नहीं सहमत होंगे क्योंकि यहाँ सहमत हो जाएंगे तो बवाल हो जाएगा उनकी पार्टी में। किसी बड़े नेता का व्यक्तिगत काम कभी रुका ही नहीं। क्या काम रुकता है? तारिक खान का, ओपी सिंह का, रोहित अग्रवाल का, तमजीद अहमद का। नेताओं का काम रुकता है? और हमसे पूछो तो कुछ यहां बता दूंगा, बाकी टेलीफोन कर लेना तो सब बता दूंगा। जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है कि आज बिल्कुल लोहा लाट कर देंगे, उनके भी फेवर मुझे पता है सबके। तारिक खान का काम नहीं होगा, ओपी सिंह का काम नहीं होगा, सपा की सरकार होगी तो, दूसरी सरकार है तो रोहित अग्रवाल का काम नहीं हो सकता है। लेकिन प्रमोद तिवारी का काम ना हो ऐसा तो संभव नहीं ना। तमजीद अहमद साहब का काम रुक सकता है, प्रमोद भाई का काम तो नहीं रुक सकता ना। ये अच्छा लोकतंत्र नहीं क्या? इसकी तो तारीफ किया करो यार, है? किसी बात करे, आप लोग भी बड़े हो जाओ। मैं तो सबको दुआ दे रहा हूं, आप सब बड़े हो जाओगे, मैं और सशक्त हो जाऊंगा कि आपका काम भी ना रुके, आपके टेलीफोन में भी जान आ जाए। किसका दामाद किस काडर का था, जिस काडर में चाहा उसमें आ गया कि नहीं आ गया नियम बदल के। जो रोहित भाई ने एक बताया ना कि हम बिल्कुल सर्वहारा की बात करने, क्रांति करने के लिए आए थे, मैं उन्हीं सब के लिए बता रहा हूं। सब ठीक चल रहा है। और एक बात किसी ने कही थी कि खाना तो खाने आए नहीं साथ। ठीक, एक पिक्चर आई थी। आज अच्छा माहौल रखूंगा क्योंकि सदन का माहौल देख के मैं खिन्न हूं, इसलिए मैं इसको सदन नहीं बनाना चाहता। एक पिक्चर आई थी, फोटो, सिनेमा नहीं, तारिक खान, उसी विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, ओपी सिंह जी को ध्यान हो कि नहीं हो, उसमें 6 विधायक बैठे हैं और 6 बाहुबली, महान पराक्रमी, क्या? लेकिन जनता की नजर में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, क्या? एक ही साथ बैठ खाना खा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, क्या? रोहित बाबू कह रहे हम क्या खाना खाने आए और क्या करने आए भाई साहब? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू, कौन कितनी क्रांति कर रहा है। अपने काम वाली चिट्ठी अंदर जेब में रखते हो और जनता का ज्ञापन बाहर रखते हो कैमरा वाले को दिखाने के लिए कि देखो हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया। अपने काम वाली शर्ट से दे देते हो, अंदर उसमें दस्तखत करा लेते हो। ये अरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ो महाराज, छोड़िए इन बातों में क्या रखा। खैर अहमद साहब, लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी तो जनता ही है मित्र, बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कांग्रेस का डिटेरिएशन हुआ, कांग्रेस जिस ढंग से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई,
उसके बाद ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिशोध में हमारा दफ्तर कम कर दिया, केबिन में बदल दिया और वो सपा को दे दिया, ये बात तर्कपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि एक व्यवस्था है विधान भवन में, उसके लिए एक मानक तय है। आपके पास इतनी और आपके ही नेता ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं। अमिताभ जी, मैंने ये भी कहा कि हमें ना कोई दुख है और ना तो हम लोग कोई बिछोड़, कमरा छीन भी ले तो भी कोई में फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप देखिए हम लोग किस विचारधारा से आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का घर छीना गया, राहुल जी की सदस्यता छीनी गई, राहुल जी का घर छीना गया, राहुल जी को 5 दिन ईडी और सीबीआई ने बैठा के उनके साथ सवाल जवाब किए, तो भी हम लोग खुश थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, सड़क पे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विधानसभा में हमें दे ना दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बिल्कुल आपने छीना जैसे शब्द, भाई प्रियंका गांधी को इतने वर्ष मकान मिला रहा, लेकिन प्रियंका गांधी किसी ऐसे पद पर नहीं जिस पद के चलते उनको मकान नियमों के तहत दिया जाए, तो इसमें छीने की बात कहां से आ गई? एसपीजी सुरक्षा और मकान उनको नियमों के तहत दिया गया था। पता था कि गांधी परिवार की सुरक्षा पे कितना खतरा है, सब रिपोर्ट सरकार के पास थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रियंका गांधी जी को, हमने विरोध तो नहीं किया, जिस डेट को उन्होंने बोला खाली करना है, और ना तो हमने पर्सनल ताल्लुकात का इस्तेमाल किया कि हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, हम जाके उनसे बात करेंगे और प्रियंका गांधी जी का घर नहीं जाने देंगे। जिस डेट को उन्होंने राहुल जी का छीना, राहुल जी ने छोड़ दिया। जिस डेट को उन्होंने प्रियंका गांधी जी का घर छीना, प्रियंका गांधी जी ने छोड़ दिया। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है और जो भी व्यवस्था संवैधानिक, हम उनका सम्मान करते हैं, जो भी आर्डर आया उसका हम फॉलो कर रहे हैं। अब 2 सीट हमारी है, जनता ने हमको 2 सीट दिया, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए कि हम 2 से 300 पे पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल नहीं उठाएंगे। हम लोग इस बहस में बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी देर से जो सवाल, मूल सवाल है, चलिए कौन किस तरह से कर रहा है, वो हाथ सिकोड़ के बात कर रहा है, हाथ खड़े करके बात कर रहा है, वो एक अलग प्रश्न है अमिताभ जी। लेकिन मूल मुद्दा तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है, क्या कह के बुलाया कि हम अनुपूरक बजट लाएंगे कि दीपावली में सिलेंडर देंगे। दीपावली गुजरे मुश्किल से 15 दिन हुई है, ये अनुपूरक बजट क्या पहले नहीं आ सकता था? लैपटॉप 40 लाख हम देंगे, उसके लिए अनुपूरक बजट ला रहे हैं, क्या ये बजट पहले नहीं आ सकता था? नहीं, अच्छा मतलब पहले नहीं आया तो अब नहीं आना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप समझिए अमिताभ जी, मेरे को बात खत्म करनी चाहिए। इनकी मंशा समझिए आप जी। लोकसभा चुनाव के ऐन पहर पे और 5 राज्यों में करारी हार देखते हुए ये फोर्सफुली फोर्स हुए, मतलब अच्छा हार हो गई करारी या 3 तक रुकना है? नहीं, हो गई। और एक बात कह के और कांग्रेस चिट्ठी जारी कर दी तो फिर कौन बहस करेगा? अमिताभ भाई एक बात और मैं कह रहा हूँ जी, एक आखिरी बात। अभी एक बात कह रहे हैं कि 2014 में हम जीत के आए, 19 में जीत के आए, तो वही मुद्दे थे, जब झूठ बोला उस पर जनता ने विश्वास करके आप ठीक है अहमद साहब, ठीक है, आपकी आवाज इको कर रही, आपकी आवाज इको। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अहमद साहब, सारी बात एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजें आप भी अपने कांग्रेस के शरीर पर ध्यान दो, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपकी बात में वजन नहीं रह गया कांग्रेस की। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार जाए, उसके बाद वजन रह जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि यूपी का स्टीयरिंग हमारे पास है, कांग्रेस को पीछे बैठना है तो बैठ जाए, सीट मिले सीट, नहीं तो डिक्की, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। आपकी बात में वजन ही खत्म हो गया ना मित्र। भाई राहुल गांधी को तो कम से कम जीतना चाहिए था 1 लाख 2 लाख वोट से।
जब राहुल जी चुनाव हार जाएंगे तो फिर बाद में वजन तो भाई देखो फिर समस्या आती है मित्र, ये गलत बात नहीं है कोई। जब राजा ही पराजित हो जाए तो सेना की बात में वजन कहां से आएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए भाजपा छोड़ो, आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आपके बीच में रिश्ता क्यों नहीं बन पाया, उसका भी कारण यही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही भाई मेरे अकॉर्डिंग आप एक्ट करो तो गठबंधन ठीक है, आप कहोगे हम बांटेंगे प्रसाद और सपा हाथ फैलाएगी, ये संभव नहीं, यही तो लड़ाई है। खैर छोड़िए। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि जिन चीज़ों के लिए अनुपूरक बजट लाया गया वो बजट पहले क्यों नहीं लाया जा सकता था, चाहे दिवाली पर सिलेंडर देना हो और तमाम चीज़ें उन्होंने अहमद साहब ने बताई, चाहे बच्चों को लैपटॉप देना हो। वो कह रहे कि 5 राज्यों की करारी हार, हमने पूछा होगी कि हो चुकी, बोले रहे घोषित कर दी, हो गई। देखते हुए ये ऐसा कदम उठाया गया है। आपके डिबेट पर इस पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही होगी कि इनकी 5 राज्यों में जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हार गई। करारी 3 दिसंबर करारी हार करने की जरूरत नहीं है। अगर मन से ही खाना है तो लड्डू क्यों खाए, रसमलाई ना खाएं, गुलाब जामुन ना खाएं, क्यों लड्डू पेड़ा खरखर हवा खाएं। दूसरी बात, आप ये बताइए 2024 का बिगुल बजा नहीं और भावी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए, तो क्या ये ख्याली पुलाव नहीं है, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं है। समाजवादी पार्टी और ये कह रहे हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्षी पार्टी के नेताओं की इज्जत करनी चाहिए। मतलब जो इज्जत मुलायम सिंह यादव की थी वही अखिलेश की भी होना चाहिए। अगर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिल रहा है तो अखिलेश यादव को भी कोई न कोई रत्न मिलना चाहिए। अगर महात्मा गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है तो गांधी तो राहुल में भी लगा है, तो उनको भी तो उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महात्मा गांधी को मिला। असल में ये एक प्रकार से विक्षिप्त और भ्रमित, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता के बीच में जाएं, कौन सी बातें रखें, कैसे करें। जैसे अब ये बताइए कि ये कोरोना पिंड छोड़ेगा नहीं, न सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ेगी और न विपक्ष छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वैश्विक महामारी थी और भारत देश में इससे बड़ी कोई संकट आया नहीं। तब जनता ये देख चुकी है कि आप एसी में बैठ करके ट्विटर चलाते थे कि यह वैक्सीन बीजेपी का है, कृपया इसे न लगवाएं। बाद में बात अलग चीज है कि मृत्यु का भय सबको होता है और पिता ने भी लगवाया, पुत्र ने भी लगवाया। और एक सज्जन जो इस देश की जनता का भार पूरे 5 पुश्तों से परनाना से लेके चल रहे थे, वो इटली भाग गए, बोले हमारा क्या काम है, इटली भाग गए। और हम समझते हैं कि न तो सपा के कार्यकर्ता उतरे उस संकट में, न कांग्रेस के उतरे, और कहते हैं साहब कि कोरोना में किया क्या, भाजपा ने किया क्या। ठीक है ओपी सिंह जी, मैं भाजपा को, ठीक है ओपी सिंह जी, आगे एक छोटी सी टिप्पणी तारिक खान से लूंगा। तारिक खान साहब, बीजेपी कह रही है कि सम्मान के लिए व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है, और ओपी सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव जी का उदाहरण दिया। आप पक्ष में है विपक्ष में है, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व होगा, एक से सुन लो भाई, सुन लो, मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं। मैंने करीब 25 साल यानी 4थी शताब्दी संसद कवर की एक पत्रकार के नाते। चंद्रशेखर जी किसी बड़ी पार्टी के नेता तो रहे नहीं कभी, जनता पार्टी के खत्म होने के बाद से, लेकिन चंद्रशेखर जी का सम्मान हमेशा रहा। क्या उनके पीछे न संगठन था, ना महामंत्री और ना संतरी, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। क्या वो अकेले ही थे जो कुछ थे, लेकिन उनका सम्मान था। वो बात भी यहां महत्वपूर्ण है। तारिक खान साहब, देखिए जो बात ये कह रहे हैं जी, मैं उस बात को समझ गया ओपी सिंह साहब। एक तो 2 बातें इन्होंने कही, परिवारवाद पे बात कही, तो परिवारवाद पे छोटा सा जवाब दे दूं कि जितने इनके विधायक हैं 250 के करीब जो भी हैं, उन सब के बेटे प्रतिनिधि बने, वहां गाड़ी स्कॉर्पियो लिए क्षेत्र में टहली। ये भी एक परिवारवाद है, इसको कैसे रोकोगे, ये जवाब।
पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, क्या अखिलेश यादव साहब 99 से लगातार किसी न किसी सदन के मेंबर नहीं है? क्या ये कहना उनका और उस जनता का जो लगातार उनको सदनों में भेज रही है उसका अनादर नहीं है? क्यों नहीं है उनकी रिस्पेक्ट? हराओ चुनाव ना, कौन रोक रहा है? ये जो वन मंत्री को बघेल को या लड़े सामने हराएगा, हराए तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। लेकिन जनता चुन रही है उनको, उन्हीं की अध्यक्षता में 10% समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता है, मैंडेट मिला विपक्ष में, वोटो सवाल पूछो इनसे, बैठ गए भाई। क्यों उस नेता की एक्सेप्टेंस नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसको लोग प्यार कर रहे हैं, उसको मोहब्बत कर रहे हैं लोग। अच्छी बात है, अच्छी बात। आप भी टैलेंट पैदा करो, आपको भी लोग मोहब्बत करेंगे। और करें, हम रोक थोड़ी ना लेंगे, ना आपके रोके अखिलेश यादव रुकेंगे, ना हमारे रोके योगी रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मगर जनता प्यार कर रही है। अगर आप कहेंगे कि ये रिस्पेक्ट जो मुलायम सिंह यादव को मिली वही अखिलेश को कमाई है उसने। एक बार तो अब्बा के नाम पे जीत जाते, दूसरी बार कैसे जीतते, तीसरी बार कैसे जीतते, चौथी बार कैसे जीतते, पांचवी बार कैसे? ठीक है तारिक एक बस 2 सेकंड जी ओपीसी साहब लड़ जाओ सामने जाके, हराए थे, लड़ जाओ सामने। ठीक। तारिक खान ने जो बात अंत में कही कि हराए अखिलेश यादव को, तो पता लगे जब आप बड़े नेता होते हैं तो आपकी व्यक्तिगत जीत और हार मैटर ज्यादा नहीं करती। हार तो करती, जीत नहीं करती। जैसे राहुल गांधी का हारना, एक सेकंड तारिक खान भी नहीं, अखिलेश यादव को क्रेडिट तब जाए, वो 12 में मुख्यमंत्री हुए। वो 12 में तब मुख्यमंत्री हुए जब मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ी सपा कि चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव होंगे। सैफई में बैठक हुई, आजम खान को उसमें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया, बाकी सब घर के ही लोग थे। नेताजी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। ठीक, वो 5 साल सरकार चली, उसमें बीच में संघर्ष हुआ, वो विषय छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव अपनी लीडरशिप में सरकार बनाने का जतन उनको अभी करना शेष है। ये बात जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपके करकमलों से सरकार बने जिसमें केवल आपका ही परिश्रम और आपका ही श्रेय हो, वो अवसर अभी वो हासिल नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। ठीक, मुलायम सिंह यादव इसलिए अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। 4 बार एमएलए होना, 2 बार सांसद होना महत्वपूर्ण नहीं। बहुत से गुमनाम लोग हैं जो 7-7 बार के एमएलए हैं, तो सब मुलायम सिंह तो नहीं हो जाएंगे ना। बहुत सारे लोग हैं जो 6 बार 7 बार सांसद विधायक रह लिए, ना वो वाजपेयी हो जाएंगे, ना मुलायम सिंह हो जाएंगे, ना कल्याण सिंह हो जाएंगे। अंतर पड़ता है, आप जिता नहीं सकते। अच्छा, दूसरा, मुलायम सिंह की लीडरशिप में सपा ने 30 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य जिताने का रिकॉर्ड बनाया। क्या अखिलेश यादव ने उस रिकॉर्ड को छोड़िए। मैं यहां मुलायम सिंह जी के उस वक्तव्य को उद्धृत नहीं करूंगा जो उन्होंने बैठक में कहा था कि हमसे लोग पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कहा था, उन्होंने कहा हमसे पार्लियामेंट में लोग कह रहे कि नेताजी ये बताओ ये हाल आ गया, एक कार में पूरी पार्टी। वो करना, मुलायम सिंह से बड़ी लकीर खींचना तो विशेष है मित्र। हम 3 बार जीते इसलिए हम मुलायम सिंह नहीं हो जाएंगे। हम 4 बार जीते, मान लीजिए मैनपुरी से इतने सांसद रहे, आगे भी रहेंगे, तो क्या वो मुलायम सिंह हो जाएंगे? नहीं ना। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली जीत जाए तो वो मुलायम सिंह हो जाएंगे? नहीं ना। ये अंतर है, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आपको परिणाम तो देना ही होगा। अगर आप चाहते हो कि हम लार्जर देन लाइफ माने जाएं, तो आपके चेहरे पर जीत आनी चाहिए। इंदिरा गांधी इसलिए बड़ी नेता थी इस देश की कि उनके चेहरे पर जीत होती थी। राहुल गांधी, माफ करिएगा, इसलिए नेता के तौर पर अहमद साहब को मंजूर है, देश को मंजूर नहीं हो पाए क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्रों ने अभी उनके भाग्य से विजयश्री नहीं दी ना, जिसमें उनका परिश्रम झलके और लिखा जाए कि क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी। ये सरकार राहुल गांधी ने बनवा दी केंद्र में। नहीं, अहमद साहब ना
गूगल में देखिएगा कि ऐसा तो मैं गलत बोल दिया क्या, राहुल गांधी ने बनवा दी सरकार, मैं ना देख पाया हूं। राजीव गांधी की इस बात, और राजीव गांधी भी पराक्रम अपना नहीं था, इंदिरा गांधी की शहादत थी, उसमें चुनाव हुआ था मित्र, इसलिए आप जीते थे। उसके बाद 272 का, मेरी बात लिख लो, गूगल में नोट कर लेना, 272 का आंकड़ा कांग्रेस ने नहीं छुआ कभी। तारिक खान, 272 का आंकड़ा नहीं छुआ अपने दम सरकार का। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल कर गए, आप नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए और कल मान लीजिए अहमद साहब भावुक हो जाएं, जैसे अभी आप भावुक हो रहे थे, अपने नेता के लिए हो जाते, ठीक है, मान लीजिए बहुत इमोशनल हो जाएं और ये कहें भाई जो नेहरू सो राहुल गांधी, तो फिर तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं? या वो कहें जो प्रियंका जी, जो इंदिरा जी सो प्रियंका जी, नहीं ना, नहीं होगा। रिश्तेदारी हो सकती है, वो कद नहीं मिलता। मुलायम सिंह यादव ने मुझसे एक बार कहा था कि भाजपा में तो 10 नेता हैं अग्निहोत्री, और हम तो अकेले अपनी पार्टी में, और हमारे फोटो पे इतने जीतते एमपी, तो बताओ बड़ा नेता कौन? ठीक ना? नेता का कद वहां से बनता है मित्र, कार्यकारिणी और कमेटी बनाने से थोड़ा नहीं बनता नेता ना, और खुद जीतने से भी नहीं बनता। कोई पिता ये कहे कि भाई मैं अपना खाना का तो कमा रहा हूं, नहीं ना, आप पिता हैं, आप परिवार के लिए कमाएं तब पिता माने जाएंगे। आपके प्रयास से पार्टी सत्ता में आए, सिर्फ एक ही कसौटी है, बाकी कोई कसौटी नहीं। इसलिए अभी उसके लिए योगी राहुल गांधी को भी प्रयास करना है और अखिलेश जी को भी प्रयास करना है। 2022 का चुनाव वो अच्छा लड़े, 10% वोट बढ़ा, मैं सहमत हूं। उन्होंने एक रेनबो बनाने की कोशिश की अलायंस का, ठीक, अच्छी बात, अच्छा प्रयोग था, 125 सीट तक गए, लेकिन उनके प्रतिस्पर्धी पार्टी उससे जस्ट डबल क्रॉस कर गई, दूनी से भी ज्यादा। नेतृत्व तो वहां से तय होगा मित्र। और फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि सदन में सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन तर्क के साथ, बिना तीखेपन के, तो बातें ज्यादा बड़ी होंगी, ज्यादा स्थायी होंगी। लोकसभा विधानसभाओं में के लाइब्रेरियों में जाइए, मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा उनको जाना चाहिए, कार्रवाई पढ़नी चाहिए, उससे सीखेंगे। ऐतिहासिक बहसें कभी तू मैं वाली नहीं है, ऐसी वाली ना, उनका कोई जिक्र ही नहीं इतिहास में। क्या लोहिया और नेहरू की एक बहस का बहुत जिक्र होता है भारत के लोकतंत्र में, क्या उसमें किसी ने कुर्ता नहीं समेटा था ना, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, बढ़िया से बहस। वो काम हो तो लोकतंत्र का संवाद का जो मूल स्वरूप है वो कायम रहेगा। सरकारें बदलती हैं, बदलती हैं, मैं मानता हूं, जनता ही अंतिम फैसला करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं करो कि 3 तारीख को परिणाम आना है। मेरे मित्र ने घोषित कर दिया, बोले करारी हार, करारी गजक तक तो सुनी थी, करारी हार बता दी वक्त से पहले। अगर मान लो नहीं हुई करारी हार, तो फिर सफाई क्या दोगे? आज 29 हो गई, थोड़ा रुक जाते। जनता का फैसला जनता के मुख से ही आने दीजिए। ये बातें बाद में मजाक का कारण बनती हैं कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये सब मत करिए। जनता लाएगी तो सब देख ही लेंगे कि आपको ला रही है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए भाई। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस।
ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। लोकतंत्र में सबसे बेहतर तरीका यही है कि संवाद हो। ये विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, ये सारे सदन संवाद के लिए हैं। बाकी तीखेपन के लिए रैलियां हैं, पार्टियों के दफ्तर हैं। सदन के भीतर संवाद ही होना चाहिए, क्योंकि सब जनता के नुमाइंदे हैं। जो भी उस सदन के भीतर बैठा है वो जनता के द्वारा चुन के गया है। एक पात्रता सब में समान है। उनका सियासी कद अलग हो सकता है, भूमिका अलग हो सकती है एक वक्त में, लेकिन एक न्यूनतम अर्हता सबके साथ है, पास है कि जनता के द्वारा निर्वाचित हैं, इसीलिए सदन के अंदर हैं। तो जनता की बात सद्भाव के साथ हो, तर्क के साथ हो, गंभीरता के साथ हो, ताकि उसमें कोई समाधान निकले। शोर और हंगामा और तीखापन देखने में लुभा सकता है किसी पक्ष को, कभी कभी दूसरे पक्ष को। कार्यकर्ताओं को लग सकता है कि हमारे नेता ने आज जलवा बिखेर दिया, लेकिन जनता को उससे कुछ हासिल नहीं होता। जनता को कुछ हासिल तभी होगा जब विमर्श होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। धन्यवाद। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।